हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीआरएक्स एके फार्मेसी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी और हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजरी एंड होम्योस्टेसिस। ये जो हमारा सब्जेक्ट है पैरामेडिकल डी फॉर्म वी फॉर्म के लिए बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट है। तो चलिए हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बोलते हैं शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें और हम और ज्यादा मोटिवेट हो और ज्यादा वीडियो लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में कवर करने वाले इंट्रोडक्शन, डिफिनीशंस, होम्योस्टेसिस एंड कंपोनेंट ऑफ टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। पार्ट 2 में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक प्रिंसिपल सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन में इंट्रोडक्शन। जैसे कि इंट्रोडक्शन में देखिए पैथोलॉजी में लिखा हुआ है, ये जो पैथोलॉजी वर्ड है ग्रीक वर्ड से लिया गया। पैथो मतलब सफरिंग, मतलब जब कोई पेशेंट बीमार होता है तो वो किसी बीमारी से सफर करता है, उसी वर्ड दिया पैथो। लॉजी मतलब स्टडी, यानी पैथोलॉजी में हम उस बीमारी से रिलेटेड अध्ययन करते हैं कि कैसे उस पर्सन के अंदर बीमारी हुआ है। तो सिंपल सा डिफिनेशन है, इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बॉडी इन डिजीज। मतलब बॉडी के अंदर उस डिजीज की वजह से क्या स्ट्रक्चरल और क्या फंक्शनल चेंज हुए हैं, उसी को हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी, इसमें हम एबनॉर्मलिटी देखते हैं जो हमारी नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करती है उस बीमारी की वजह से। एक पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, ब्लड का सैंपल लेके वही तो चेक करता है कि किस वजह से एबनॉर्मलिटी आया है पर्सन के अंदर। तो इट में इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन कॉजेज ऑफ डिजीज। तो इसमें एक पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है कॉजेज ऑफ डिजीज, मतलब इटियोलॉजी देखता है कि बीमारी कैसे हुआ है। एंड एसोसिएटेड चेंज एट द लेवल ऑफ सेल, और सेल पे लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे, ऑर्गन के लेवल पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं और चेंजेस की वजह से मरीज के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, ये सब चीजें देखा जाता है पैथोलॉजी के अंदर। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है पैथोलॉजी एंड मेडिसिन से रिलेटेड, हम उसको कवर करने जा रहे हैं जो कि जानना जरूरी है सबको। पहले तो मरीज, पेशेंट। पेशेंट क्या होता है, नाम ही बता रहा, पेशेंट मतलब मरीज जो बीमारी से अफेक्टेड होता है उसे पेशेंट कहते हैं। लेशंस क्या होता है, लेशन मतलब चोट लग जाना। और द कैरेक्टराइज चेंज इन द टिश्यू, मतलब जब किसी टिश्यू के अंदर मतलब चोट लगती है तो उसके अंदर चेंजेस आते हैं, कुछ डिजीज प्रोड्यूस होती है, वही तो लेशंस होता है। ओके, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी है एग्जामिनेशन ऑफ डिजीज टिश्यू, मतलब जिस टिश्यू में डिजीज हुआ है उसका एग्जामिनेशन करना। जैसे ब्लड का सैंपल लेके टेस्ट करना, यूरिन का सैंपल लेके टेस्ट करना, बहुत सारी बीमारियां यूरिन का सैंपल लेके, ब्लड का सैंपल लेके टेस्ट की जाती है। तो मॉर्फोलॉजी देख के भी हम डिजीज का पता लगाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या देखते हैं, देखते हैं कि कुछ कारण से डिजीज हो रहा है, किस कारण से डिजीज हो रहा है, मतलब व्हाई ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब इटियोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इटियोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, मतलब अलग अलग स्टेप देखते हैं कि एक डिजीज जो डेवलप हो रही है कैसे कैसे डेवलप हो रही है, हाउ ऑफ डिजीज अकर, मतलब डिजीज कैसे हो रही है, हम पैथोजेनेसिस में देखते हैं। तो सारे टर्म क्लियर होने चाहिए, पेशेंट, लेशंस, मॉर्फोलॉजी, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस। तो सेल इंजरी के सिंपल से डिफिनेशन है, इट इज वैरायटी ऑफ स्ट्रेस, मतलब हर वो प्रकार का स्ट्रेस ए सेल इनकाउंटर एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से हमारी सेल जो होती हैं सामना करती हैं अपने अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस की वजह से। क्लियर, मतलब हमारी बॉडी में अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस आता है तो हमारी बॉडी का एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो स्ट्रेस किस प्रकार का हो सकता है, पैथोलॉजिकल हो सकता है या फिजियोलॉजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस जो बॉडी को नॉर्मल होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करे वही होता है स्ट्रेस। जब हमारी सेल नॉर्मल होती है तो हम बोलते हैं हमारी सेल होम्योस्टेसिस में है, और जब वही
कोई स्ट्रेस आ जाता है तो पहले तो सेल थोड़ी देर तक अडाप्ट करती है, जब अडाप्ट करने में इनएबिलिटी हो जाती है, मतलब असक्षम हो जाती है, तो तुरंत सेल इंजर्ड होने लगती है। और वही सेल इंजरी जब थोड़े समय के लिए होती है तो हम बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी, और वही जब सेल इंजरी थोड़ी सीवियर हो जाती है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो जाती है, बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। एक खतरनाक स्टेज होती है, सेल की डेथ होने लगती है, नेक्रोसिस होने लगती है, एपोप्टोसिस हो सकती है। ये सारी डिफिनेशन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सिंपल सा नॉर्मल सेल की होमोस्टेसिस है। तो वर्ड यहाँ पर होमोस्टेसिस आया। होमोस्टेसिस ही मेन वर्ड है जो पूरी पैथोलॉजी में हम समझने वाले हैं। आइए देखते हैं। होमोस्टेसिस नाम ही बता रहा, होम्यो स्टेसिस मतलब बॉडी की कंडीशन को, इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसी को कहते हैं होमोस्टेसिस। यहाँ पर देखिए डिफिनेशन, एक कंडीशन इन विच इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो कांस्टेंट बना रहे, इसी को बोलते हैं होमोस्टेसिस। मान लीजिए ठंडी के मौसम में हमारा जो टेम्परेचर होता है ड्रॉप होने लगता है, तुरंत हमारी बॉडी क्या करती है, शिवरिंग करती है, ताकि वो ड्रॉप हो टेम्परेचर को मेंटेन कर सके 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और कभी कभी गर्मी में हमें देखो अचानक खूब ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से हमारे अंदर स्वेटिंग होने लगती है बॉडी में। तुरंत स्वेटिंग क्यों होती है, क्योंकि बॉडी स्वेटिंग की वजह से पसीना निकलने से बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होता कम हो जाता है। तो ये सिंपल सा होमोस्टेसिस के मैकेनिज्म है। 3 कंपोनेंट होते हैं होमोस्टेसिस में जो इस पूरे होमोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सेंसर, जो क्या करता है, स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा, पहचानेगा। और दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर। इस कंट्रोल सेंटर के पास जब स्टिमुलस डिटेक्ट हो जाएगा तुरंत कंट्रोल सेंटर पर जाएगा, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करके तुरंत आगे इफेक्टर के पास मैसेज को भेज देगा। फिर इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर मैसेज लेगा, तुरंत कंट्रोल सेंटर से मैसेज लेगा, और जहां पर इसको जो रिस्पांस देना होगा, जो होमोस्टेसिस डिस्टर्ब हुई रहती है, उसको रीस्टेबलाइज करेगा और पूरी होमोस्टेसिस नॉर्मल लाके कर देगा। तो ये होती है होमोस्टेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 3 स्टेप होते हैं, सेंसर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। इन तीनों की वजह से पूरी बॉडी होमोस्टेसिस में रह पाती है। यहाँ देखिए एक चार्ट दिया गया है, यहाँ पर देखिए जैसे स्टिमुलस दिया हमने, तुरंत जो होमोस्टेसिस था और डिस्टर्ब होगा, इम्बैलेंस हो गया, यानी चेंज डिटेक्ट हुआ, तुरंत रिसेप्टर सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या करेंगे, तुरंत कंट्रोल सेंटर पर आ जाएगा फ्रेंड पाथवे से। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, तुरंत स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा, किस टाइप का स्टिमुलस है, तुरंत इफेक्टर को मैसेज देगा फ्रेंड पाथवे से। इफेक्टर क्या करेगा, रिस्पांस को लेके जाएगा, तुरंत जो डिस्टर्ब हुए स्टिमुलस को, मतलब जो स्टिमुलस की वजह से जो डिस्टर्बेंस आया था उसको बैलेंस कर देगा और होमोस्टेसिस हो जाएगी नॉर्मल। तो यही थी सिंपल होमोस्टेसिस। तो आइए देखते हैं होमोस्टेसिस का मैकेनिज्म। होमोस्टेसिस 2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, नेगेटिव मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नाम ही बता रहा है, नेगेटिव मतलब जो किसी चीज को कम करे, पॉजिटिव जो किसी चीज को बढ़ा दे, यही ना। तो नेगेटिव फीडबैक पढ़ते हैं। नेगेटिव इंक्लूड मोस्ट होमोस्टैटिक कंट्रोल मैकेनिज्म, मतलब जो मैक्सिमम कंट्रोल मैकेनिज्म जो होता है नेगेटिव फीडबैक को माना जाता है। नेगेटिव फीडबैक हमारी बॉडी में ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का स्टिमुलस हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ है, तुरंत उसको क्या करेगा, नेगेटिव शट ऑफ कर देगा। यानी वही लिखा हुआ है, शट ऑफ द ओरिजिनल स्टिमुलस, जो ओरिजिनल स्टिमुलस आया हुआ उसको शट ऑफ कर देगा, कम कर देगा और उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देगा और लोग लाके नॉर्मल कर देगा। जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, टेम्परेचर बढ़ा हुआ, तो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक बहुत ही जरूर रोल निभाएगा। तो तुरंत क्या करेगा, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को, बढ़े हुए टेम्परेचर को लाके नॉर्मल कर देगा। फिर पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, एक क्या करता है, इंक्रीज दी ओरिजिनल स्टिमुलस, जो ओरिजिनल स्टिमुलस होता है उसको और बढ़ा देगा, यानी उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। और ये जरूरी भी होता है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के समय, बच्चे की डिलीवरी के समय ये स्टेप बहुत जरूरी। मान ली ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग देर से हो रहा है, हमें ब्लड को बचाना, ज्यादा ब्लड लॉस नहीं करवाना है, तुरंत पॉजिटिव फीडबैक व्यवहार करेगा। जो ब्लड क्लॉटिंग के स्टेप होते हैं जल्दी करवा देगा, ब्लड जल्दी से क्लॉट हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे बच्चे की डिलीवरी के समय इतना ज्यादा लीवर पेन होता है, तो उस लीवर पेन की वजह से कभी कभी मदर की डेथ भी हो जा सकती है, मम्मी लोग की डेथ भी हो जाती है। तो डेथ को प्रिवेंट करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, सारे स्टेप को जल्दी जल्दी करवाता है। इसकी वजह से होमोस्टेसिस दोबारा नॉर्मल हो जाती है और पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है जल्दी जल्दी। तो दोनों अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखिए हमारे जो बॉडी टेम्परेचर को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कैसे मेंटेन किया जा रहा है, आइए देखते हैं। जैसे किसी प्रकार का स्ट्रेस आया, तुरंत बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगा,
यानी देखिए हाइपरथर्मिया मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगा, तुरंत क्या होगा, सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे, जो वहाँ जिस जगह पर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तुरंत हीट रिसेप्टर एक्टिवेट स्किन में, तुरंत जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, कंट्रोल सेंटर के पास, कंट्रोल सेंटर मैसेज देगा इफेक्टर को, इफेक्टर क्या करेंगे, तुरंत स्वीट ग्लैंड से बोलेंगे पसीना निकलवाइए, टेम्परेचर को कम करना है, तुरंत और कहेगा कि ब्लड के अंदर, ब्लड स्किन के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ा दो। जब ये सब हो जाएगा, इवेपोरेटिंग होगा, स्किन अपने आप ठंडी पड़ जाएगी और आसानी से हाइपरथर्मिया कम हो जाएगा। कभी कभी देखा होगा हम लोगों को बुखार होता है, पैरासीटामोल खा लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल खाते हैं कुछ ही देर में, 1-2 घंटे में हमारा बुखार अचानक कम होने लगता है। तो सिंपल सा प्रोसेस होता है पैरासीटामोल का। जैसे देखिए हम जो पैरासीटामोल 500 mg का खाते हैं, आपको क्या लगता है पूरी 500 mg जाके जहाँ पर वर्क करना सब कर देती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले पैरासीटामोल हम खाएंगे, उसमें से 400 mg जो होता है वो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा, और जो बचा 100 mg या 450 mg बाइंड कर जाएगा, जो 50 mg बचा होता है वो ब्लड में जाएगा, फ्री फॉर्म में रहेगा, और फ्री फॉर्म जो ड्रग होता है वही जाएगा साइट ऑफ एक्शन पे, वही जो होता है फीवर को कम करता है। आप सोचेंगे कि सारे ड्रग एक साथ क्यों नहीं गई? अगर सारी ड्रग एक साथ जाएगी तो तुरंत उसके जो बॉडी टेम्परेचर, तुरंत सारे ड्रग वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि ब्लड में 4 स्टेप होती है ना, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन। तो जो अगर सारी ड्रग्स एक साथ चले जाएंगे तो सबका एलिमिनेशन जल्दी से हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो पाएगा, तो बुखार कम नहीं होगा। इसीलिए थोड़ी थोड़ी दवा जब प्लाज्मा प्रोटीन से जो बाइंड दवा रहती है, जैसे दवा खत्म हुई जो फ्री फॉर्म वाली, तुरंत प्लाज्मा प्रोटीन से जो दवा बाइंड वाली होती है तो थोड़ी सी निकलेगी, फिर जाएगी साइट ऑफ एक्शन पे, फिर थोड़ी सी निकलेगी, फिर साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी। ऐसा 3 से 4 घंटे तक पूरी दवा वर्क करती है। सारी दवा का यही सिंपल सा फंडा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी, फिर जाएगी अपने साइट ऑफ एक्शन पे। इसीलिए बोला जाता है एक दवा 4 से 5 घंटे इफेक्टिव होती है, क्योंकि वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है, धीरे धीरे रिलीज होती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर न्यूरल पाथवे के मैकेनिज्म से कुछ समझाया गया है। जैसे मान लीजिए बॉडी टेम्परेचर 0.2 बढ़ गया, देखिए 37.2, मतलब पॉइंट का भी चेंज हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। दिस इज नोटिस, तुरंत रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, तुरंत इंफॉर्मेशन गया कंट्रोल सेंटर मैसेज दिया इफेक्टर को कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, उसे नॉर्मल कर दो। तो यही सब प्रोसेस होता है होमेस्टेसिस का। आगे अब हम ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं नेगेटिव फीडबैक में। कैसे? मान लीजिए ब्लड शुगर बढ़ गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, डायबिटीज मेलाइटस का केस हो गया, ठीक, तुरंत किसी वजह से हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, तो हमारा मैसेज कहाँ जाएगा? सेंसर सेल कहाँ जाएंगे? कंट्रोल सेंटर। वो क्या करेगा? पेनक्रियाज या बीटा सेल, पेनक्रियाज में 2 सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, दोनों बहुत अच्छा वर्क करती हैं हमारी बॉडी के लिए। तुरंत बीटा सेल क्या करेगा? इंसुलिन को रिलीज करवाएगा ब्लड के अंदर। अब इंसुलिन करता क्या है? जैसे सबको पता है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है ताकि बॉडी में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाए, और जैसे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होगा, जो हाइपरग्लाइसेमिया का केस था और नॉर्मल हो जाएगा। तो यही तो हमें करना था, तो सही हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक से। आगे नेगेटिव फीडबैक और कैसे वर्क करता है? देखिए हार्मोनल कैसे वर्क करता है। जैसे मान लीजिए तुरंत डायबिटीज मेलाइटस हुआ, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा, तुरंत बीटा सेल सीक्रेट करेगा इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ जाएगा? इंक्रीज करेगा रेट ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू टारगेट सेल, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट ही बढ़वा देगा। किस सेल? जल्दी ग्लूकोज यूज करो, जो फालतू ग्लूकोज ब्लड में टहल रही है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन बढ़ा है, उसको तो वही तो कम करना है। जब सारे सेल यूज कर लेंगे तो ब्लड में वैसे ग्लूकोज कम हो जाएगा। ग्लूकोज से कहेगा जल्दी एटीपी बनवा दो, तो वहां भी ग्लूकोज खत्म हो जाएगा। और कहा जाएगा कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन बदल दो, लीवर के अंदर ग्लूकोज, स्केलेटल मसल के अंदर का ग्लूकोज, सब ग्लाइकोजन बदलो जल्दी जल्दी। और क्या करेगा? अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन की सिंथेसिस जल्दी करवाओ, इंक्रीज सिंथेसिस, एडिपोज टिश्यू में भी ग्लूकोज का सिंथेसिस करवा दो। इस तरीके से ब्लड में ग्लूकोज, कुछ भी करके ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम करवाएगा इंसुलिन। इतना अच्छा होता है, मतलब सब जगह से ग्लूकोज कम कर देगा। जब ग्लूकोज कम हो जाएगा तो जो हाइपरग्लाइसेमिया था नॉर्मल हो जाएगा। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखते हैं। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है और 2 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक से फॉलो करता है। पहला तो टाइम लिमिटेशन, टाइम को कम कर देता है। दूसरा इंटेंसिफाई, जो स्ट्रेस होता है उसको और इंटेंसिफाई कर देता है, मतलब जो थोड़ा थोड़ा स्टिमुलस मिलता है उसको हाईली इंटेंसिफाई कर देता है। टाइम लिमिटेशन मतलब जो प्रोसेस देर से कंप्लीट होने वाला था उसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जल्दी कंप्लीट करवा देगा। जैसे एक इसमें क्या होता है, स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं, सेंसर पास मैसेज आएगा स्ट्रेस रिसेप्टर से, जैसे कंट्रोल सेंटर पर आ जाएगा इफेक्टर। अब इफेक्टर के पास से जो मैसेज आएगा वो क्या करेगा? जो प्रोसेस होता है उसको इंटेंसिफाई, मतलब किसी चीज को और जल्दी करवा देना, यही होता है इंटेंसिफाई।
आइए देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक बर्थ में एक बच्चे के डिलीवरी के समय कैसे इम्पोर्टेंट कवर करता है। जैसे बच्चे की डिलीवरी से जैसे प्रेशर जो फोटस होता है, पहला जो प्रेशर लगाता है बच्चा ही मम्मी के यूट्रस के वॉल पे पहला प्रेशर लगाता है। उस पहले प्रेशर की वजह से हमारे जो वहाँ के रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ऑपरेंट पाथवे से जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कहेगा कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाओ ब्लड के अंदर। ऑक्सीटोसिन का सिंपल सा काम पता ही हमें, ये क्या करता है, बिगरस कंट्रक्शन करवाएगा यूट्रस के अंदर। जैसे यूट्रस का बिगरस कंट्रक्शन करवाएगा और और यहाँ पर जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा, उस स्टिमुलस को और इंटेंसिफाई कर देगा, मतलब और तेज करवा देगा, ताकि जो डिलीवरी हो वो जल्दी से हो जाए। क्योंकि इस दौरान पेन ज्यादा होता है, पेन की वजह से मम्मी लोग की डेथ भी हो सकती है। इस पेन को कम करने के लिए इतना सारा वर्क इंटेंसिफाई करवाया जा रहा ताकि डिलीवरी जल्दी हो जाए। ओके, फीडबैक ऑफ कोगुलेशन। अब ब्लड कोगुलेशन, मान लीजिए किसी को चोट लग गई, ब्लड बह जा रहा है, उसको डिसऑर्डर है, ब्लड क्लॉटिंग देर से हो रहा है, तुरंत पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, जल्दी जल्दी क्लॉटिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करवा देगा और ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ओके, कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं पॉजिटिव फीडबैक के कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए किसी पर्सन को फीवर हुआ है, फीवर में टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ ऑलरेडी, अचानक पॉजिटिव फीडबैक बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ता गया। अब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ना भी तो नुकसान होता है। माना कि टेम्परेचर बढ़ना फायदेमंद होता है, जो बाहर से पैथोजन आए होते हैं उनको मारता भी है। टेम्परेचर ज्यादा होने से हमारी बॉडी का सिंपल सा बनना है, बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा तुरंत पूरी बॉडी को गर्म करना शुरू कर देगा, ताकि बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल आए वो डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन ये भूल जाती है गर्म करते करते बॉडी खुद को कि हमारी बॉडी का खुद का नुकसान होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक वर्क करने लगता है। जब बॉडी का खुद का नुकसान होगा, प्रोटीन डिनेचर हो जाएगी, और जहाँ प्रोटीन डिनेचरेशन हुआ तुरंत हमारी बॉडी वही डेथ हो जाती है। मैक्सिमम केस में देखा होगा, बहुत ज्यादा फीवर के केस में लोगों की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि डेथ बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होती है, क्योंकि उस दौरान जो प्रोटीन होते हैं वो डिनेचर हो जाते हैं। ओके, ऐसे मान लीजिए किसी को हाइपरटेंशन हुआ है, एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस में हाइपरटेंशन हुआ है। हाइपरटेंशन क्या करेगा, और ज्यादा उसको इंटेंसिफाई कर देगा रिस्पांस को, तो जो ब्लड वेसल्स होंगे और ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। तो पॉजिटिव फीडबैक ने आखिर क्या किया, नुकसान ही किया। तो ये सिंपल सा हमारा स्टेप था होमोस्टेसिस का, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सेल इंजरी के लिए, हमारी पूरी बॉडी के होमोस्टेसिस के लिए। तो ओके, आई होप ये सिंपल सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आगे का नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।